डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपने पुस्तक के फर्स्ट पार्ट की 4th यूनिट पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, जिसमें अपन देख रहे थे ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में और ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से विशेष कदम उठाए गए इस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, उसके संबंध में अपन चर्चा कर रहे थे। जिसमें अपन ने पिछली कक्षा में विभिन्न सम्मेलनों के बारे में पढ़ा था, जिसमें COP20 के बारे में अपन ने देख लिया था। आज अपन जो देखेंगे वो सबसे पहले देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में हुआ था उसके बारे में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 के बारे में, जिसमें ये सम्मेलन की बात अगर अपन करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु सम्मेलन जो हुआ था 2015 में, ये हुआ था 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। तो ये एक तो अपने को ध्यान में रखना है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि ये जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 का जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और साथ में अगर अपन बात करते हैं तो दिनांक की, तो वो हुआ था 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 को। और इस सम्मेलन के अंतर्गत जो एक COP21 नाम दिया गया था, जो यूनिसेफ है उसके जो एक प्रकार से 21वीं जो वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा था, तो इस कारण इसको COP21 नाम दिया गया था। और पृथ्वी दिवस के अवसर पर, यानी पृथ्वी दिवस अपन सब जानते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को भारत सहित लगभग 175 देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हस्ताक्षर किए थे। और भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री थे उस समय के तत्कालिक, उन्होंने इसमें स्वीकृति दी थी। और इसी में एक दिन अपन कह सकते हैं कि विश्व में इतनी बड़ी संख्या में देशों में एक किसी समझौते पर हस्ताक्षर बनने का एक रिकॉर्ड भी बना था। उससे पहले जब 1982 को हुआ था, तो 1982 में जो सम्मेलन हुआ था नेरेबो केन्या के अंदर, उसके अंदर इस प्रकार से भी एक रिकॉर्ड बना था, जिसमें 119 देशों ने समुद्री सुरक्षा से जुड़ी सुविधा पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद जलवायु संबंधी जो सबसे बड़ा जो सम्मेलन अपन मानते हैं वो ये पेरिस का ही सम्मेलन मानते हैं, जिसको अपन COP21 के नाम से जानते हैं। इसके साथ अगर अपन बात करते हैं विश्व में, इसमें कम से कम 15% जो कार्बन है, CO2 है, उसका जो उत्सर्जन हो रहा है, उसके जिम्मेदार लगभग 55 देशों से अनुमोदन करने के 30 दिनों के भीतर उसके अस्तित्व में आ जाएगा। इस प्रकार से उसमें कुछ बातें हुई थी। और साथ में ही इसके अंदर जो भारत में जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन की कटौती के संबंध में भी बात की गई थी, जो 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। और ये पेरिस समझौता था, वो एक विकासशील देशों के विकास की अनिवार्यता है उसको भी क्या करता था? सुनिश्चित करता था। और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से इस पे टिप्पणी भी की थी कि पेरिस समझौता में ना तो कोई विजेता है, ना ही किसी की हार हुई है। ये पर्यावरण को लेकर एक न्याय की क्या हुई है? जीत हुई है। तो ये आपको अपने प्रधानमंत्री का ट्वीट भी ध्यान में रखना है। और इस जलवायु सम्मेलन की जो मेजबानी कर रहे थे फ्रांस के राष्ट्रपति, उसने भी इस समझौते को धरती के लिए एक महान दिन कहा था।
और उन्होंने इस संबंध में कहा कि पेरिस में कई शताब्दियों से अनेक क्रांतियां देखी, आज सबसे खूबसूरत व शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। मेजबान और मेहमान आप सब जानते हैं, यानी कि और सभी बाहर से गए हुए थे वो मेहमान थे, और पेरिस के अंदर हो रहा था फ्रांस के, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो मेजबान के रूप में अपनी भूमिका अदा वहाँ कर रहे थे। तो ये एक प्रकार से एक ऐतिहासिक दिन था। जो COP20 सम्मेलन हुआ था 2015 में फ्रांस के अंदर जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो इसको भी अपने को ये ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो उठाए गए कदम, उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। यानी भारतीय संविधान व संरक्षण अपन अच्छे से जानते हैं कि अपना जो देश है वो पर्यावरण को एक प्रकार से संतुलन बनाए रखने में या उसके अनुकूलन की अपन अगर बात करते हैं, या अपने एक जो समृद्धशाली संस्कृति है उसके अंदर अपने को यही एक संदेश दिया जाता है कि अपने द्वारा किसी भी प्रकार से कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और इस संबंध में अपने संविधान निर्माताओं ने भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, या अपन कह सकते हैं पर्यावरण संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए संवैधानिक स्तर पर भी इसमें कुछ अपने देश के नागरिकों के लिए संवैधानिक दायित्व भी जोड़े, जिसमें संसद ने समय समय पर परिवर्तन भी किया है। जैसे अगर अपन बात करते हैं, संसद ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित करते हुए भारत का संविधान का जो भाग 4 है, जो इसका संबंध नीति निर्देशक तत्वों से है, और साथ में ही अगर अपन बात करते हैं भाग 4 की जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, उसमें भी पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, जिसको अपन ने पहले जब नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे तो उसमें अपन ने एक एक अनुच्छेद देखे थे। जैसे अपन बात करते हैं भाग 4 में आर्टिकल 48 की, तो 48 के अंतर्गत राज्य पर्यावरण सुधार और संरक्षण की व्यवस्था करेगा और वन्य जीवों को क्या देगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। इस प्रकार की बात का उल्लेख है वो संविधान के किस आर्टिकल में है, 48 में है। यानी कि राज्य पर्यावरण सुधार करेगा व उनको संरक्षण देगा, साथ में वन्य जीवों का भी संरक्षण प्रदान करेगा, वन्य जीवों को भी संरक्षण प्रदान करेगा। और अगर अपन बात करते हैं भाग 4 में जो मौलिक कर्तव्य हैं उसके अंदर 51 के अंदर, तो उसमें अपने कर्तव्यों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है जितने भी अपने पर्यावरण से संबंधित, जैसे अपन बात करते हैं वन की, झीलों की, नदियों की, तो उसके संबंध में जो रक्षा है उसको किस प्रकार से बनाए रखना है, किस प्रकार से उनका संवर्धन करना है, ये एक प्रकार से किस प्रकार से अपने को प्राणी मात्र के प्रति अपनी एक प्रकार से कह सकते हैं कि दया भावना बनाए रखनी है। इस प्रकार की बात का उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 51 में है। और किस में है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य में। और ये आर्टिकल 48 था, ये था भाग 4 में, यानी नीति निर्देशक तत्वों में। और ये बात है 51 में प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखना और रखना, ये बात है अपने संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 के अंदर। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं अनुच्छेद, जो विशेष अनुच्छेद हैं 252 और 253, 252 और 253, उसके अंदर भी पर्यावरण को ध्यान में रखने के लिए कानून बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 52 और 253 के अंदर। यानी कि पर्यावरण को बनाए रखने से संबंधित जो कानून बनाए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे उसके संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो आर्टिकल 252 और 253 के अंदर किए गए हैं। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो कुछ अधिनियम आए थे, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण
अधिनियम 1986। ये अधिनियम है, ये 23 मई 1986 को राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति मिली थी। और इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि प्रदूषण को निर्धारण करने के कुछ मापदंड निर्धारित किए गए थे। उसमें यह स्पष्ट किया गया कि इसमें अगर कोई पहली बार इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित यानी कि कोई नियमों का उल्लंघन करता है, पहली बार पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों का अगर उल्लंघन करता है तो उसको 5 वर्ष की क्या होगी? सजा होगी। 5 वर्ष की सजा होगी। और या फिर उसको क्या लगेगा? 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। और अगर इसी प्रकार से ये निरंतर इस जो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में निर्धारित मापदंड है उनका उल्लंघन करता रहा तो दैनिक रूप से यानी हर रोज के कितने रुपए लगेंगे? 5,000 रुपए लगेंगे, या फिर 7 वर्ष की उसको क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। इस प्रकार से नियमों में उल्लंघन में कोई भी व्यक्ति 2 माह का नोटिस देकर जनहित में मुकदमा भी दर्ज करवा सकता है। यानी कि अपने को लगे कि इस व्यक्ति की वजह से पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है तो अपन उस संबंध में नोटिस देकर 2 महीने के अंदर उसके संबंध में मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं। और केंद्रीय सरकार से इन अधिनियम की जो धारा 5 है उसके तहत ये स्पष्ट किया गया है या उसमें प्राधिकृत किया गया है कि अपनी शक्ति को निष्पादन करने के लिए जो प्राधिकारी होते हैं उनको लिखित निर्देश देकर केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि उस अधिनियम की क्या करवाई जा सकती है? पालना करवाई जा सकती है। और उद्योगों को बंद करवाने और उस उद्योगों में जो बिजली आदि की सप्लाई हो रही है, बिजली पानी, उसको भी रोक लगाई जा सकती है। इस प्रकार की जो बातें थी वो थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं वायु प्रदूषण से संबंधित, यानी वायु प्रदूषण से संबंधित, तो ये वायु प्रदूषण जो निवारण अधिनियम बना था, ये बना था 1981 के अंदर। और इसके अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार अपनी बुद्धि के आधार पर वायु प्रदूषण को नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। यानी जहां राज्य सरकार को लगे कि यहाँ पर वायु का क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है, यानी जो हवा है उसका क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। और इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी करवा सकती है। और इस अधिनियम में ये प्रावधान है वो किया गया कि इसके अनुपालना नहीं करवाने पर उद्योग बंद किए जा सकते हैं। इस प्रकार की बात का उल्लेख दिया था पर्यावरण प्रदूषण जो निवारक व नियंत्रण अधिनियम था 1981 का, उसके अंदर। इसके साथ ही जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी कदम उठाए। तो जल प्रदूषण निवारक व नियंत्रण अधिनियम बना था, वो बना था 1974 के अंदर, 1974 के अंदर। और इसका जो संशोधित रूप आया था वो आया था 1988 को। यानी इसका जो जल प्रदूषण निवारक अधिनियम है उसका जो संशोधित रूप आया था वो आया था 1988 को। और इस अधिनियम में ये मुख्यतः विशेषता दी गई थी कि जल प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए ये विशेष उपाय किए गए और जल प्रदूषण करने वालों को कड़े से कड़ा किस प्रकार से उसको दंड दिया जाए, या अपन कह सकते हैं उसको किस प्रकार से ज्यादा सजा मिल सके, उस प्रकार का प्रावधान इसके अंदर किया गया। और एक महत्वपूर्ण है जिसको अपन सब जानते हैं, काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर। यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया था। और वन्य जो प्राणी हैं उनके संरक्षण के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए थे, जिसकी वजह से ये एक वन्य जीव जंतुओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। और इस अधिनियम में वन्य जीवों को संरक्षण के लिए राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची का विषय बना दिया था। यानी कि इसके बारे में जो समवर्ती सूची के विषय है उसको अपन ने अनुसूची 7 में पढ़ चुके हैं। और इसमें यह स्पष्ट किया गया कि वन्य पशुओं का संरक्षण व प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा, पशुओं के शिकार पर रोक लगेगी, चमड़े व चमड़े से बनी हुई जो वस्तुएं उनका निषेध होगा, उल्लंघन
करने पर अपराधियों को 3 से 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या उस पर 5,000 रुपए का क्या लगता है, जुर्माना। और जो आखेट निषेध क्षेत्र है उससे संबंधित कुछ प्रावधान किए गए कि अवैध आखेट पर रोकथाम लगे और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाए। और जैसे अपना राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उस पर तो शिकार के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। और अगर इस प्रकार की गतिविधि में कोई संलग्न व्यक्ति पाया जाता है तो उसको कम से कम 10 वर्ष की क्या होती है, सजा होती है। यानी कि राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी का अगर कोई शिकार करता हुआ व्यक्ति पाया जाता है तो उसको 10 वर्ष का सजा का क्या है, प्रावधान है। तो इस प्रकार की बातें अपन ने आज देखी है अपने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, जिसमें अपन ने वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 देखा है, जल निवारण जो नियंत्रण अधिनियम है 1974 में संशोधित रूप आया था 1988 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो सितंबर 1972 के अंदर पारित हुआ था भारतीय संसद के अंदर, और उसमें ये विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। तो आज के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।